हेलो साथियों, कैसे हो? उम्मीद करते हैं बहुत अच्छे से होंगे और आप सभी को गुड मॉर्निंग। आज एक बेहतरीन क्लास लेकर हम आपके सामने प्रस्तुत हुए और देखो आज अपन अच्छे से क्लास को करने वाले हैं। तो ये आपका एसआई वाला पेपर है जिसका एक पार्ट मैंने कल करवा दिया था। बाकी जो आपके मैथ्स के, रीजनिंग के, साइंस के क्वेश्चन आप चेक कर लेना। अब राजस्थान जीके के जो सवाल बचे हैं उनको अपन अच्छे से हल करने वाले हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन आपके सामने है। इससे पहले अगर आप नए हो तो मेरे इस चैनल पर आपको 200 प्लस पेपरों यानी ओल्ड पेपरों का सॉल्यूशन आपको उपलब्ध है। उसमें आरपीएससी के 100 प्लस पेपर है, आरएसएसबी बोर्ड के भी 100 प्लस पेपर है। आप कोई से भी एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हो, टॉप लेवल आरएस से लेकर आप सबसे निम्न लेवल जो होता है चपरासी की भी तैयारी कर रहे हो, तो उसमें आपको सबको बहुत बेनिफिट मिलने वाला है। तो आप जाके देख सकते हो, प्लेलिस्ट बनी हुई है। तो पहले क्वेश्चन की ओर बढ़ जाते हैं। पहला क्वेश्चन आपके सामने है। पहला क्वेश्चन ये है कि मारवाड़ से निष्कासन के बाद दुर्गादास को मेवाड़ राज्य में क्या पद दिया गया? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 3 होगा। क्या होगा भाई? ऑप्शन नंबर 3 होगा। इससे पहले कुछ इंपॉर्टेंट बातें जो मैं आपको बताना चाहूँगा। देखो, जो वीर दुर्गादास राठौड़, इसे मारवाड़ का उद्धारक कहा जाता था। क्या कहा जाता है भाई? मारवाड़ का उद्धारक कहा जाता है। मारवाड़ का उद्धारक, मारवाड़ का उद्धारक कहा जाता है। इसके अलावा इसे मारवाड़ का अणबिंदिया मोती भी कहा जाता है भाई। क्या? अणबिंदिया मोती, अणबिंदिया मोती भी कहा जाता है। ठीक है। इसके अलावा राठौड़ों का यूलिसेफ भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? राठौड़ों का यूलिसेफ। बिल्कुल आपको याद रखना है, 3 उपनाम मैंने आपको बताए हैं। इसके अलावा मैं बात करूँ तो देखो, वीर दुर्गादास राठौड़ को जब आपके जो जोधपुर के शासक अजीत सिंह बने थे, उन्हीं समय इन्हें निष्कासित किया गया था, क्योंकि वीर दुर्गादास राठौड़ द्वारा उम्र भर मुगलों से संघर्ष किया। जिन अजीत सिंह को मारवाड़ में शासक बनाने के लिए उम्र भर प्रयास किया, उनको अंतिम समय में अजीत सिंह के द्वारा ही मारवाड़ से निष्कासित कर दिया गया। जिस कारण वीर दुर्गादास राठौड़ अपने परिवार सहित कहाँ चले गए? मेवाड़ चले गए थे। और मेवाड़ चले गए, और मेवाड़ में उन्हें कौन सा पद दिया गया? तो मेवाड़ में उन्हें हाकिम का पद दिया गया था। और उस समय मेवाड़ के जो शासक थे ना, वो अमर सिंह सेकंड थे। कौन थे भाई? ये भी सवाल मोस्ट इम्पोर्टेंट है। अमर सिंह द्वितीय उस समय शासक थे। सवाल यूँ बन सकता है, जब मारवाड़ से अजीत सिंह ने दुर्गादास का निष्कासन कर दिया, यानी देश निकाला दे दिया, तो कौन सी रियासत में गए थे? मेवाड़ में। और उस समय मेवाड़ के जो शासक थे वो अमर सिंह सेकंड थे। क्लियर? बिल्कुल आपको याद रखना। इसके बाद वो 1717 के अंदर उज्जैन की तरफ चले गए, और उज्जैन में ही उनकी 1718 में मृत्यु हुई थी। और उनकी जो छतरी भी बनी हुई वो आज भी उज्जैन के अंदर बनी हुई है। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अटपट्टी पगड़ी चित्रकला की किस शैली से संबंधित है, ये आपको बताना भाई। अटपट्टी पगड़ी का जो संबंध है वो कौन सी चित्रकला से? तो इसका जो आपका राइट आंसर हो जाएगा, अगर मैं बात करूँ तो ऑप्शन नंबर 3 जो है ना, मेवाड़ से संबंध है। ठीक है। अटपटी पगड़ी का संबंध कहाँ से है? मेवाड़ से। इसके अलावा देखो, कुछ इंपॉर्टेंट पगड़ियाँ में के बारे में आपको बताता हूँ मैं। देखो देखो, एक तो थी उदय सिंह, उदय शाही, सॉरी उदय सिंह नहीं, उदय शाही। ये उदय शाही पगड़ी जो है, ये महाराणा उदय सिंह के समय चली थी। एक थी आपकी अमर शाही। ये सारे पगड़ियों के नाम बता रहा हूँ मैं। अमर शाही जो पगड़ी है, ये आपकी अमर सिंह के काल में चली थी। एक है आपकी अरसी शाही। कौन सी? अरसी शाही। ये पगड़ी जो चली थी आपके किन के काल में? तो महाराणा हरि सिंह के काल में चली थी। ठीक है। इसके अलावा एक पगड़ी है आपकी भीमशाही। कौन सी? भीमशाही। ये पगड़ी जो चलती थी महाराणा भीम सिंह के काल के अंदर है। और एक है आपके स्वरूप शाही। कौन सी? स्वरूप शाही पगड़ी। ये स्वरूप सिंह के काल के अंदर पहनी जाती थी। इसके अलावा कुछ सामंतों की भी पगड़ी, उसके बारे में भी मैं आपको बताना चाहूँगा। जैसे चूड़ावत शाही पगड़ी, ये सलुम्बुर मेवाड़ के अंदर पहनी जाती थी। जसवंत शाही पगड़ी देवगढ़ ठिकाने में पहनी जाती थी। मंडप शाही ये आपके उदयपुर में पहनी जाती थी। मान शाही ये आपके चित्तौड़गढ़ में, और हमीर शाही बनेड़ा भीलवाड़ा में पहनी जाती थी। और राठौड़ी पगड़ी आपके बदनौर भीलवाड़ा के अंदर पहनी जाती थी। बिल्कुल आपको याद रखना, मैंने इंपॉर्टेंट आपको बताया है। इसके अलावा देखो, पगड़ी को पैचा भी कहा जाता, फैटा भी कहा जाता, पोतिया भी कहा जाता। ये भी आपको बिल्कुल याद रखना है। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन बिल्कुल आपके सामने है कि जुती हुई कृषि भूमि के साक्ष्य प्राप्त हुआ। कहाँ से प्राप्त हुआ? तो बिल्कुल मैं आपको बता देता हूँ। ये कालीबंगा, ऑप्शन नंबर 1 जो है आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। कालीबंगा एक कांस्य युगीन सभ्यता है। कैसी सभ्यता है? कांस्य युगीन सभ्यता है। बड़ा ही इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछा हुआ भी है। दूसरे, इसके कालक्रम की अगर मैं बात कर लूँ तो इसका जो कालक्रम था ना, वो था आपके 2350 से लेकर 2300
1750 ईसा पूर्व से लेकर, ईसा पूर्व बोल रहा हूँ, ध्यान से सुनना, 1750 ईसा पूर्व तक, ठीक है। कौन से जिले में मिली तो आप सभी जानते हो, कौन से जिले में मिली, हनुमानगढ़ में मिली है, ठीक है। बिल्कुल आपको याद रखना। कौन सी नदी के किनारे, तो प्राचीन सरस्वती नदी के किनारे, जिसे द्वेती नदी भी कहा जाता है, ठीक है। इसकी खोज 1952 में अमलानंद घोष के द्वारा की गई थी। किसके द्वारा? अमलानंद घोष के द्वारा। जबकि उत्खनन जो किया गया था 1961 से 69 के मध्य, एक तो आपके बीबी लाल, एक आपके बीके थापर, इसके अलावा एमडी खरे, KM श्रीवास्तव, SP जैन और JV जोशी के द्वारा इसका उत्खनन किया गया। ये सारे उत्खननकर्ता आपको याद रखने होंगे। इसका जो उत्खनन किया गया 5 स्तरों में किया गया। ये सवाल भी एग्जाम में पूछा हुआ है। जो भी सवाल बता रहा हूँ इंपॉर्टेंट सवाल है, नोट्स बनाना, सारे सवाल एग्जाम में पूछे हुए हैं और आपके लिए बहुत ही मतलब कह रहा हूँ कि इतने इंपॉर्टेंट सवाल है कि बार बार देखने को आपको मिलेंगे, ठीक है। इसके अलावा देखो, कालीबंगा का जो नामकरण हुआ ना, उत्खनन से प्राप्त जो काले रंग की चूड़ियों के टुकड़े मिले, उसी पर इसका नामकरण हुआ। और देश का सबसे बड़ा तीसरा पुरातत्व स्थल है। पहला तो आपका धोलावीरा है जो कि गुजरात में, दूसरा आपका राखा खड़ी है, कौन सा, राखी गढ़ी, जो कि हरियाणा के अंदर पड़ता है, तीसरा आपका कालीबंगा। और देश का प्रथम पुरातत्व स्थल है जिसका स्वतंत्रता के बाद आपका उत्खनन हुआ था। और ये एक नगरीय सभ्यता थी। कौन सी सभ्यता थी? नगरीय सभ्यता थी। सारे फैक्ट आपको याद रखना है। अब आगे बढ़ जाते हैं। मानगढ़ नरसंहार कब हुआ था, किस वर्ष हुआ था, तो आपको ये बताना। तो मानगढ़ नरसंहार जो हुआ था 1913 के अंदर हुआ था भाई। का 1913 के अंदर हुआ था। और ये मानगढ़ जो पड़ता है ना आपका, ये पड़ता है बांसवाड़ा के अंदर। कहाँ पड़ता है? बांसवाड़ा के अंदर। बिल्कुल आपको याद रखना, ठीक है। बांसवाड़ा में भीलों की जो सभा हो रही थी उस पर गोलियां चला दी गई, जिसमें कई भील आपके मारे गए थे, ठीक है। तो मानगढ़ नरसंहार आपका 1913 के अंदर हुआ था, बांसवाड़ा के अंदर। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। वेदों की ओर चलो नारा किसने दिया था? तो वेदों की ओर चलो जो नारा दिया था वो स्वामी दयानंद सरस्वती के द्वारा दिया गया। ऑप्शन नंबर 2 जो है आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अब आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला सवाल है आपकी, बनी ठनी चित्र शैली, बनी ठनी चित्र किस शैली का है, ये आपको बताना। तो बनी ठनी चित्र की मैं बात करूँ तो ये किशनगढ़ शैली का चित्र है आपका, ठीक है। ठीक है, बिल्कुल आपको याद रखना। और इसे बनी ठनी को ही भारत की मोनालिसा कहा जाता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल है, कई बार एग्जाम्स में पूछा गया, भारत का मोनालिसा किसे कहते हैं? तो बनी ठनी चित्र को ही भारत का मोनालिसा कहा जाता है। और ये भारत का मोनालिसा कहा किसने था? ये एरिक डिक्सन ने कहा था भाई। किसने कहा था? एरिक डिक्सन। एरिक डिक्सन के द्वारा कहा गया, ठीक है, बिल्कुल आपको याद रखना। इसके बारे में अगर थोड़ा सा मैं आपको बताना चाहूँ तो देखो, बनी ठनी जो राजस्थान के किशनगढ़ रियासत के जो तत्कालीन राजा थे ना, सावंत सिंह, सावंत सिंह की जो प्रेमिका या दासी कह लो आप, उनका चित्र बनाया गया। वे सौंदर्य की अद्भुत मिसाल होने के कारण उच्च कोटि की कवयित्री भी थे और वे रसिक बिहारी के नाम से कविता करते थे। कौन? सावंत सिंह। इसके अलावा राजा सावंत सिंह ने जो चित्रकार थे, इसे रानिया जैसी पोशाक व आभूषण पहनाकर एकांत में उसका एक चित्र बनाया और इस चित्र को ही नाम दिया गया आपका क्या? बनी ठनी चित्र नाम दिया गया। क्या दिया गया? बनी ठनी। इसके अलावा देखो, राजा ने ये चित्रकार जो बनाया था, इसका जो चित्रकार दिखाया किसने बनाया था? तो निहाल चंद ने बनाया। मोर ध्वज निहाल चंद के द्वारा आपका ये चित्र बनाया गया था। तो ये सारे फैक्ट आपको याद रखना, एग्जाम ओरिएंटेड है, बिल्कुल एग्जाम में बनने वाले हैं। अग्निकुंडों के साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुए? तो अग्निकुंड देखो चनूदड़ों में मिले, कालीबंगा में मिले, इसलिए क्वेश्चन को डिलीट कर दिया गया है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 96 आपके सामने है। राजस्थान में लोक नायक के नाम से किन्हें जाना जाता है, ये आपको बताना। तो राजस्थान में लोक नायक के नाम से जय नारायण व्यास को जाना जाता है। ऑप्शन नंबर 3 जो है आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। देखो, अगर मैं बात करूँ जय नारायण व्यास के जन्म की, तो 1899 में इनका जन्म हुआ था, जब आपका जसवंतड़ा बना था, ठीक है। 1899 में आपका जसवंतड़ा का निर्माण हुआ, ठीक है। और इनका जन्म भी जोधपुर में, जसवंतड़ा भी जोधपुर है। इनको देखो, एक तो इनके उपनामों की मैं बात करूँ तो एक तो आपका हो गया लोकनायक, दूसरा हो गया लक्कड़ के फक्कड़। क्या हो गया भाई? लक्कड़ के फक्कड़। दूसरी मैं बात करूं तो शेर ए राजस्थान के नाम से भी जाना जाता है इन्हें। शेर ए राजस्थान के नाम से भी जाना जाता है, शेर ए राजस्थान। दूसरा मैं बात करूं तो इनको और क्या कहा जाता है? इनको माड़ साहब भी कहा जाता था भाई, माड़ साहब भी इनको कहा जाता था, ठीक है, माड़ साहब भी इनको कहते थे। इसके अलावा मैं बात करूं तो धुन के धनी, धुन के धनी भी इन्हें ही कहा जाता था। इसके अलावा देखो, और इम्पोर्टेंट फैक्ट मैं बता देता हूँ जो एग्जाम ओरिएंटेड है। 1924 की बात कर रहा मैं, 1924 1924 में
इन्होंने मारवाड़ हितकारिणी सभा की स्थापना करी थी। किसकी भी? मारवाड़ हितकारिणी सभा की स्थापना करी थी। बिल्कुल आपको याद रखना, 1924 में मारवाड़ हितकारिणी सभा की स्थापना करी थी। जबकि 1927 की बात कर लूँ मैं, 1927 में तरुण राजस्थान पत्रिका के जो प्रधान संस्थापक बने थे वो जयनारायण व्यास ही बने थे। ठीक है। और 1936 की बात कर लूँ तो मुंबई में अखंड भारत जो नाम से पत्रिका इन्होंने निकाली थी। और राजस्थान के एकमात्र ये मनोनीत मुख्यमंत्री भी थे और आपके निर्वाचित मुख्यमंत्री भी थे। कौन? जयनारायण व्यास। और जयनारायण व्यास का एक प्रसिद्ध राजस्थानी भाषा का समाचार पत्र है आगे बाण। ठीक है, ये भी किसने निकाला था? ये जयनारायण व्यास के द्वारा ही निकाला गया था। इनकी दो प्रमुख पुस्तिकाएं हैं जो कि बार बार एग्जाम में पूछी जाती है, जिन्हें ग्रंथ या पुस्तिका कहते हैं। एक तो मारवाड़ की अवस्था, क्या है भाई? मारवाड़ की अवस्था। और दूसरी है पोपाबाई की पोल। कौन सी पोल? पोपाबाई की पोल। पोपाबाई की पोल, ये जो है ये पुस्तक है और ये ग्रंथ है जो बार बार एग्जाम में पूछे जाते हैं, मारवाड़ की अवस्था और पोपाबाई की पोल। तो ये भी आपको याद रखना है। आधुनिक भारत के पिता के नाम से कौन जाना जाता है? तो आधुनिक भारत के पिता के नाम से जो जाना जाता है वो राजा राम मोहन को जाना जाता है। किसे जाना जाता है भाई? राजा राम मोहन को जाना जाता है। अब आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 98 आपके सामने है, बड़ा ही अच्छा सवाल है, इसको अच्छे से अपन देख लेते हैं। कजली तीज का त्योहार किस तिथि को मनाया जाता है? तो देखो, कजली तीज का जो आपका त्योहार है कब मनाया जाता है? भाद्रपद कृष्ण तृतीया को मनाया जाता है। भाद्रपद कृष्ण तृतीया को मनाया जाता है। इसी कजली तीज की मैं बात करूँ तो देखो, इसे भादुड़ी तीज भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? भादुड़ी तीज। इसके अलावा मैं बात करूँ तो सातुड़ी तीज। क्या कहा जाता है? सातुड़ी तीज। इसके अलावा मैं बात करूँ तो बूढ़ी तीज। देखो, कजली तीज, भादुड़ी तीज, सातुड़ी तीज और बूढ़ी तीज के नाम से इसे जाना जाता है। और ये भाद्रपद कृष्ण तृतीया को मनाया जाता है। ये बूंदी का प्रमुख त्योहार है भाई। कजली तीज जो मनाई जाती है बूंदी में मनाई जाती है। कहाँ मनाई जाती है? बूंदी के अंदर। अब देखो, अगर भादवे की बात आई है ना, तो भादवे के सारे त्योहार मैं आपके क्लियर कर देता हूँ। सबसे पहले बड़ी तीज मैंने बता दिया, भाद्रपद कृष्ण तृतीया को मनाई जाती है, क्लियर। दूसरी ऊब छठ आती है। ऊब छठ भाद्रपद के कृष्ण पक्ष के षष्ठी को मनाई जाती है। ठीक है। फिर आपकी हल षष्ठी, ये भी भाद्रपद कृष्ण षष्ठी को मनाई जाती है। फिर आपकी आती है गोगा नवमी, तो भाद्रपद कृष्ण नवमी को गोगा नवमी मनाई जाती है। फिर आती है बच बारस, भाद्रपद कृष्ण बारस को आपकी बच बारस मनाई जाती है। फिर आती है आपकी सतिया अमावस्या, यानी भाद्रपद अमावस्या, भादवे की जो अमावस्या आती है उसको आपको सतिया अमावस्या त्योहार मनाया जाता है। इसके अलावा मैं शुक्ल पक्ष की बात कर लूँ तो आपकी आती है हरियाली तीज, जिसे छोटी तीज भी कहा जाता है। ये आपकी भाद्रपद शुक्ल तृतीया को मनाई जाती है। कब? भाद्रपद शुक्ल तृतीया को। फिर आपकी गणेश चतुर्थी, तो भाद्रपद शुक्ल चतुर्थी को आपको गणेश चतुर्थी मनाई जाती है। फिर आपकी आती है ऋषि पंचमी, भाद्रपद शुक्ल पंचमी को ऋषि पंचमी। फिर आपकी आती है राधा अष्टमी, तो भाद्रपद शुक्ल अष्टमी को आपकी राधा अष्टमी मनाई जाती है। फिर आपकी तेजा दशमी आती है जो कि भाद्रपद शुक्ल दशमी को मनाई जाती है। फिर आपकी देव जूलनी आती है, देव जूलनी भाद्रपद शुक्ल एकादशी को मनाया जाता है। फिर श्राद्ध पक्ष का आरंभ हो जाता है भाद्रपद पूर्णिमा से। तो ये भादवे के जितने भी त्योहार थे सब मैंने क्लियर कर दिए हैं, इसमें आपको कोई भी डाउट नहीं होना चाहिए। किस दुर्ग को अबुल फजल ने बख्तरबंद दुर्ग कहा है, ये आपको बताना है। तो बिल्कुल ऑप्शन नंबर 4 रणथंबोर जो दुर्ग है इसे बख्तरबंद कहा गया है। देखो, रणथंबोर की मैं बात कर लूँ तो सवाई माधोपुर जिले में स्थित है। ठीक है। और कौन सी पहाड़ी पे बना हुआ? तो थंब पहाड़ी पे बना हुआ। कौन सी पहाड़ी पे? थंब। थंब पहाड़ी के ऊपर बना हुआ। इसका जो निर्माण हुआ था ना 994 में रणथंबन देव के द्वारा करवाया था। किसके द्वारा? रणथंबन देव के द्वारा करवाया गया था, आपको बिल्कुल याद रखना। और इस दुर्ग में गिरिदुर्ग और वनदुर्ग दोनों की श्रेणी में रखा जा सकता है। इसका वास्तविक जो नाम था ना आपका, वो मैं आपको बताता हूँ, रंतेपुर था भाई। इसका वास्तविक नाम क्या था? रंतेपुर। बिल्कुल आपको याद रखना, ठीक है। इसके अलावा देखो, इसमें जो पर्यटक स्थल आप तो गणेश जी का मंदिर है आपका, हमीर का महल है, रानी का महल है, बादल महल, सुपारी महल। सुपारी महल एक ऐसा महल है जहाँ गिरजाघर, मंदिर, मस्जिद तीनों एक साथ देखने को मिलेगा आपका, ठीक है। इसके अलावा हमीर की कचहरी है, 32 खंभों की छतरी है, पीर सदरुद्दीन की दरगाह है, जोरा भोरा है, जोगी महल है, लक्ष्मी नारायण मंदिर है और पदमला तालाब है। तो ये सारे ही देखने को आपको यहाँ मिलेंगे। अब आगे बढ़ जाते हैं और इम्पोर्टेंट फैक्ट की थोड़ी सी मैं चर्चा कर लेता हूँ। देखो, तो आपको याद रखना है, देखो जो रणथंबोर दुर्ग जो है इसका आपका प्रवेश द्वार है ना वो नौलखा कहलाता है। क्या कहलाता है भाई? नौलखा।
मोस्ट इंपॉर्टेंट है, नौलखा दरवाजा के नाम से जाना जाता है। इसके अलावा भी जैसे हाथीपोल, गणेश पोल, त्रिपोलिया दरवाजा, अंधेरी दरवाजा भी इसी में है, लेकिन इंपॉर्टेंट है आपका नौलखा दरवाजा। इसके अलावा अबुल फजल ने जैसे कि सवाल में कहा था बाकी सब दुर्ग नंगे हैं, यही बख्तरबंद है। इसके अलावा रानी कर्मावती ने इस किले में अधूरा स्वपन भवन का निर्माण करवाया था, आपको याद रखना है, बिल्कुल इंपॉर्टेंट है। रणथंभौर दुर्ग की जो आकृति है ना, वो अंडा आकृति है भाई, अंडे के समान दिखाई देता है दूर से देखने पर, कैसा, अंडे के समान आपको दिखाई देता है। इसके अलावा और मैं बात कर लूँ, देखो इंपॉर्टेंट, तो आपको याद रखना है कि भाई इसी दुर्ग में आपकी शारदा तोप रखी हुई है। कौन सी तोप है भाई? शारदा तोप कहाँ रखी हुई है? तो आपके रणथंभौर के अंदर रखी हुई। दूसरा, इसे चित्तौड़गढ़ किले का छोटा भाई कहा जाता है। क्या कहा जाता है? चित्तौड़गढ़ किले का छोटा भाई कहा जाता है। और इसमें राजस्थान का पहला शाखा हुआ था आपका जुलाई 1301 के अंदर। कब? जुलाई 1301 के अंदर, अलाउद्दीन खिलजी और हमीर देव के मध्य, जिसमें आपके अलाउद्दीन खिलजी की विजय हुई रही थी, ठीक है। और ये राजस्थान का आपका प्रथम शाखा है जो कि यहाँ पर हुआ था। अब आज आज का आखिरी क्वेश्चन देख लेते हैं। आपका आखिरी क्वेश्चन क्या है? तो क्वेश्चन नंबर 100 है आपके सामने। सुभाष चंद्र बोस ने महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता का संबोधन किया था। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा 6 जुलाई 1944। ऑप्शन नंबर बी जो है आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा भाई। 6 जुलाई 1944 को ही महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता कहा था। तो आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं अगली क्लास में और एक महत्वपूर्ण तथ्य के साथ, एक शानदार पेपर के साथ। तो आज के लिए बस